अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, माली साल 2025-26 के लिए विफाकी बजट की अगर हम बात करें तो इसका तरक्याती बजट का हजम 1000 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है, जबकि सूबों के तरक्याती बजट पर कट लग चुका है। खैबर पख्तूनख्वा को 53 और सिंध को 56 अरब दिए जाएंगे। सिंध ने 116 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स विफाक से मांगे थे, जबकि विफाकी हुकूमत ने सिंध को 86 अरब रुपए देने की हामी भरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आइंदा माली साल में 1000 अरब के जो तरक्याती प्रोग्राम हैं उनमें से बलूचिस्तान का हिस्सा 250 अरब रुपए होगा। वज़ीर आज़म की FBR से मुतालिक इजलास में जो गुफ्तगू थी उसमें उन्होंने ये वाज़े कर दिया है कि मौशी अशारिये हुकूमती पॉलिसीज़ की दुरुस्त समत का सबूत है। पाकिस्तान को मौशी तौर पर मुस्तहकम बनाने की जिद्दोजहद में कामयाब होंगे। पैनल के सामने सवाल ये रखेंगे कि आने वाला बजट क्या अवाम दोस्त होने जा रहा है या नहीं, और आने वाले बजट से क्या उम्मीदें रखी जाएँ। इसके साथ साथ जो सूबाई तरक्याती बजट पर कट लगे हैं इसके क्या असरात मुरतब होंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में समड़ियाल ज़िमनी इलेक्शन की बात करेंगे, जहां पे धांधली का शोर है। PTI के साथ साथ पीपल्स पार्टी भी नाराज नजर आ रही है। नून लीग जिसने मैदान मार लिया उसकी जानिब से कहा जा रहा है कि PTI को अगर यहां इंसाफ की तवक्को नहीं है तो वो मरीख पर चले जाएं। आखिर समड़ियाल ज़िमनी इलेक्शन में हुआ क्या, एक्चुअल स्टोरी क्या है, इसे समझने और जानने की कोशिश करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी रूस और यूक्रेन जंग की। क्या यूक्रेन की जानिब से वाकई रूस पर एक बड़ा हमला किया गया जिसका वो दावा कर रहा है, और इसके क्या नताइज होंगे, अपने पैनल की राय इस पर जान लेंगे। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। पैनल का तारुफ आपसे करा देती हूँ। आज के डिस्कशन के लिए मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियोज़ में नसीर वागा साहब ने हमें ज्वाइन किया है और हामिद अल-मशरकी साहब भी आज की गुफ्तगू का हिस्सा होंगे। आदिल साहब, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बजट के हवाले से। सूबों के तरक्याती बजट पर कट लगने जा रहा है, इसके क्या असरात होंगे और तहफ़्फ़ुज़ात क्या होंगे सूबों के, और किस तरह से हुकूमत इसको डील करेगी? देखें, जो बजट है उसमें चाहे वो वफाक के हों चाहे वो सूबाई असम्बलियों में हो, उनकी सबसे ज़्यादा जो तवज्जो और ख्वाहिश होती है वो बजट के तरक्याती बजट के हवाले से होती है, और उनका फोकस भी वही होता है कि वफाक से उनको कितना फ़ंड मिलेगा, और सूबों के जो बजट है उसमें अरकान असम्बली का कोशिश होती है कि उनको कितनी तरक्याती स्कीमें जो है उनको मिल जाएंगी। इनमें से किसी का इंटरेस्ट जो है इस पर तो कम ही नज़र आता है कि आवाम को इसमें रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस वक्त जो हुकूमत की इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी, उनके साथ हुकूमत ने 86 अरब का वादा किया था, लेकिन उसके ऊपर भी मज़ीद कम किया। शायद 56 बिलियन की बात हो रही है कि उनको मुख्तस किया जाएगा। यकीनी तौर पर सिंध हुकूमत के अपने जो है वहाँ पे बहुत सारा उनके जहन में था कि वफाक से कितना आएगा और कितना वो खर्च करेंगे। जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक पीपल्स पार्टी का मुतालबा था वो तो जो हैदराबाद सखर मोटरवे है उसके लिए वफाक ने फंड्स मुख्तस कर दिए। यकीनी तौर पे एक रिजर्वेशन तो जो है वो इनकी पूरी हो जाएगी। कोई 118 के करीब मंसूबे हैं पूरे मुल्क के अंदर जो वफाकी जिनको बंद कर दिया है, जो उनमें से बहुत सारे गैर फाइल थे और उसमें कुछ तरजीहात की बुनियाद पर जो है वो फारग किए गए हैं। तो आवाम को क्या मिलेगा ये असल सवाल है, और वो उसकी वजूहात ये है कि जो FBR है वो हमेशा की तरह इस दफ़ा भी उसमें रेवेन्यू की जो पूरा करने में नाकाम है, और आने वाले दिनों में जो रेवेन्यू बढ़ाने की बात हो रही है उसमें भी वो उन्हीं तबकात के ऊपर मज़ीद टैक्स लगाने की बात हो रही है जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं। यानी कि टैक्स नेट बढ़ने के बजाय एक बार उन्हीं के गिर्द जो है वो शिकंजा जो है वो कसा जाने वाला है, जो ऑलरेडी टैक्स पहले देते हैं और बाद में उनके अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र होती है। और सबसे ज़्यादा सैलरीड पर्सनस हैं जिनके साथ ये मसाइल है, और उसकी वजूहात ये है कि चलें आदिल साहब, ये वजूहात मैं आपसे दोबारा पूछ लेती हूँ। अब वागा साहब का रुख करते हैं। वागा साहब, एक तो बात ये कि जो तरक्याती बजट है आखिर सूबों का इंटरेस्ट इसमें ही क्यों होता है, क्या इसकी वजह है, और दूसरा ये कि अब अगर सूबाई तरक्याती बजट में कट लगा है तो इससे क्या वफाकी हुकूमत के साथ जो उनके रिलेशनशिप है उसमें कुछ फ़र्क पड़ेगा? देखिए, ये बात तो बिल्कुल वाज़े है कि सूबों के पास जब तक तरक्याती बजट नहीं आएगा वो अपनी परफॉर्मेंस जो है वो अवाम में कैसे शो कर सकेंगे। ज़ाहिर है तरक्याती बजट के ज़रिए बड़े बड़े मंसूबे मुकम्मल होते हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ी अहम बात है कि IMF को हमेशा से ये इतराज़ रहा है कि तरक्याती बजट के अंदर करप्शन बहुत ज़्यादा होती है, और बहुत सारी जगहों पर मीडिया ने भी ये बात साबित की, और वैसे गवर्नमेंट को भी पता है, बाकी सारे लोगों को भी वैसे तो उसका पता है
کہ ترقیاتی بجٹ کس طرح برباد ہوتا ہے، لگتا کتنا ہے اور اپروو کتنا ہوتا ہے، وہ پیسے جاتے کہاں ہیں، کس کس کا اس میں شیئر ہوتا ہے۔ میں یہاں بالکل واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں، میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کروں گا، تمام ممبران اسمبلی جتنا ترقیاتی بجٹ لیتے ہیں سب وہ اپنے منظور نظر ٹھیکیداروں کے حوالے ہوتا ہے، چاہے وہ پی ڈبلیو ڈی کے ذریعے ہو یا کسی بھی دوسرے ادارے کے ذریعے وہ پیسہ بانٹا جائے۔ اس پہ آئی ایم ایف کو ہمیشہ سے بڑا اعتراض رہا ہے۔ آپ جتنا بڑا مرضی ترقیاتی بجٹ دے لیں، آپ پچھلے سالوں میں دیکھ لیں کتنا بڑی جو اماؤنٹس وہ ملتی رہی ہیں، لیکن آپ کے سامنے ہیں جو ہو رہا ہے ملک کے اندر۔ بات یہ ہے کہ جب تک یہ جو فگرز کا ہے، یہ جو گورکھ دھندا ہے، یہ چلتا رہے گا، عوام تک تو کچھ نہیں پہنچتا۔ دیکھیے بجٹ بننے کے بعد دیکھنا یہ کہ عوام کو کیا ریلیف ملتا ہے۔ بات تو یہ بجٹ بنتا ہے تو بھائی عوام خوش ہو کہ ہمارے اوپر سے ٹیکسز جو ہیں وہ کم ہوئے ہیں، ہمیں چیزیں سستی ملیں گی، عوام تو امید لگا کے بیٹھی ہوتی ہے۔ نیکسٹ راؤنڈ ہوگا اس میں ہم یہی بات کریں گے کہ عوام کو آخر اس سے کیا فائدہ ملے گا۔ حامد المشرقی صاحب، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں صوبائی ترقیاتی بجٹ میں کٹ لگنے جا رہا ہے؟ ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ صوبے کہتے ہیں کہ اسی سے تو ہم نے اپنی پرفارمنس شو کرنی ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کی وجہ سے بہت زیادہ گھپلا جو ہے وہ صوبائی حکومتیں کرتی ہیں، ایسا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ کیا اس کے اثرات مرتب ہوں گے؟ بالکل جویریہ، میرا خیال یہ ہے کہ حکومت نے کافی سیاسی غلطی کر رہی ہے جس انداز میں یہ دوسرے چھوٹے صوبوں کا ترقیاتی بجٹ کم کر رہی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ سندھ نے اگر 115 ارب مانگے اور اس کو آدھے دیے جا رہے ہیں تو اس سے کیا اسی ریشو سے پنجاب کا ترقیاتی بجٹ کم کیا گیا ہے یا نہیں؟ پھر وہی سوالات کھڑے ہوں گے کہ مسلم لیگ نون اپنے پنجاب کو اور اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے تو ترقیاتی بجٹ اپنے اراکین کو دے رہی ہے، لیکن دوسرے صوبوں میں اگر وہ تفریق نظر آئے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی فضا ہے وہ مزید خراب ہوگی۔ اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ ہمارے ہاں ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ ایم پی ایز اور جو اس کے ہوتے ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے اور اپنے پولیٹیکل گین کے ساتھ ساتھ کرپشن کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات تو ضروری ہے کہ بہرحال ترقیاتی بجٹ جو ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں تو بہرحال استعمال ہوتا ہے، عوام کو بھی اس میں کہیں نہ کہیں ترقیاتی منصوبوں میں نظر تو آنا چاہیے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ آپ کے پی کے اور سندھ کا ترقیاتی بجٹ کم کریں گے اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ جی وہ ان کے تحفظات نہ ہوں، تو یہ تھوڑی سی مشکل بات ہے۔ جہاں تک بلوچستان کو 250 ارب دینے کی بات ہے، بہت اچھا اقدام ہے، میں یہ بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں۔ آپ کو یاد ہے صدر زرداری نے بھی ایک بلوچستان پیکج دیا، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ وہی ہے کہ وہ بلوچ وڈیروں اور سرداروں کے پاس چلا جاتا ہے، اس کی وہ تقسیم عوام تک تو پہنچتی نہیں۔ بلوچستان میں پیسے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بڑی ایک اہم بات ہمیں سمجھنی ہوگی۔ نہ ترقیاتی بجٹ کا مسئلہ ہے، نہ وہاں پر مسئلہ نہ وسائل کا ہے، وہاں صرف مسائل ہیں کہ کس طرح عوام تک ان کے جو حقوق ہیں ترقیاتی حوالے سے وہ پہنچائے جائیں، وہاں سکولز کیسے بنائے جائیں، وہاں ہسپتال کیسے بنائے جائیں، وہاں میڈیکل فیسیلیٹیز کیسے دی جائیں، وہاں ایجوکیشن کے لیے کیا کیا جائے۔ یعنی کہ بدقسمتی یہ ہے کہ بلوچستان کا جتنا بھی ہے وہاں پہ وسائل کی کمی نہیں ہے، لیکن وہاں کے مسائل کچھ اور ہیں جس کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ عادل صاحب، اب ہم بات کرتے ہیں عام عوام کی۔ عوام کو کوئی سروکار نہیں ہے کس سیکشن کے لیے کیا ڈویژن کی گئی ہے بجٹ کی۔ عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ اگر بجٹ آ رہا ہے تو عام آدمی کو اس سے کتنا فائدہ ہوگا، کیا مہنگائی میں کمی آئے گی، کیا عام آدمی اس سے مستفید ہو سکے گا، اس کی جو مشکلات ہیں وہ کم ہو سکیں گی؟ ماضی کی نسبت تو بہت ساری چیزوں پہ فرق پڑا ہے۔ جو انفلیشن تھی وہ یہ ڈبل فگر سے سنگل فگر کی طرف جا گئی ہے، اور ابھی بھی کوشش تو یہ کی جا رہی ہے، لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو سمجھنے والی ہے، حکومت جس طرح سے پورٹریٹ کرتی ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے۔ مہنگائی بڑھنے کی سپیڈ ضرور کم ہوئی ہے، لیکن مہنگائی جو ہے وہ اس طرح عملی طور پہ جو ہے وہ کم نہیں ہوئی ہے۔ تو دوسری طرف یہ ہے کہ جو ٹیکسز کی بھرمار ہے، اب بہت ریلیف آپ نے بجلی کے اوپر دیا اور باقی جگہ پر اگر آپ نے اس کی کسر پوری کر دی، اب آپ مرغی کا گوشت آپ کے کنٹرول سے باہر ہے یا وہاں پہ مافیا
بیٹھا ہے, یا اس طرح کے اور بہت سارے سیکٹرز ہیں جہاں پر مافیاز جو ہے وہ قیمتیں کنٹرول کرتے ہیں, تو پھر کس طرح سے عوام کے تک جو ہے وہ ریلیف جو ہے وہ مل سکتا ہے. آپ بزنس سیکٹر کے اندر مخصوص جو سیکٹرز ہیں ان کو ریلیف مل جاتا ہے اور باقی رہ جاتے ہیں. آپ جہاں سے بھی کان پکڑیں, جو امپیکٹ ہے وہ جس کے اوپر بھی آپ لگائیں گے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل کے اندر عوام کے اوپر ہی اس نے جو ہے وہ آنا ہے, چاہے آپ سیل ٹیکس بڑھانے کی شکل میں ہو یا کسی انڈسٹری کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس لگانے کی شکل میں ہو, تو اس کی قیمت تو عوام نے ہی دینی ہے. اس نے مختلف قسم کے ٹیکسوں کے بعد جو ہے وہ اپنی گروسری کے اوپر بھی ہر طرح کا ٹیکس دینا ہے. اصل چیز یہ ہے فوکس, اور حکومتیں دعوے تو بہت کرتی ہیں, ابھی بھی جو ہے وہ حکومت کا یہی دعویٰ ہے کہ وہ عوام دوست بجٹ ہوگا, لیکن یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. جس 5 کو پرائم منسٹر نے اقتصادی کونسل کا اجلاس بنایا ہے اور اس کے بعد پھر بجٹ پیش ہونا ہے, اس میں دیکھیں گے کہ عوام کے لیے کس چیز کے اوپر جو ہے آپ ریلیف دے سکتے ہیں. آپ نے آئی ایم ایف کی مرضی پر نیگوشیٹ کر کے جو ہے وہ بجلی کے اندر ریلیف دیا, ابھی تو بہت ساری چیزوں کے اندر آپ کو ریلیف دینا ہے, پھر ہی مسائل حل ہوں گے. آپ نے سورس آف انکم جو ہے وہ لوگوں کے بڑھانے ہیں تاکہ ان کی جو قوت خرید ہے وہ بڑھ سکے. اگر قوت خرید بھی نہیں بڑھے گی اور جو سطح غربت کی لکیر ہے وہ اس میں جو ہے اس سے نیچے جو ہے لوگ جاتے رہیں گے, تو پھر کس طرح سے عوام کو جو ہے وہ ریلیف ملے گا. تو حکومت کا فوکس. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آج ایف بی آر اجلاس میں گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو معیشت ہے وہ بہتری کی جانب گامزن ہے, معاشی اشاریہ ہمارے درست سمت کی جانب گامزن ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پیپرز پہ تو یہ سب کچھ ٹھیک ہے, یہ ہو رہا ہے, لیکن آن گراؤنڈ ریالٹی کیا ایسی ہی ہے؟ کیا واقعی ہماری معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے اور اس کا پھل عام عوام تک پہنچ پائے گا؟ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایک پبلک فرینڈلی بجٹ مجھے کوئی نکال کے دکھا دے کہ جس بجٹ کے آنے کے بعد عوام بہت خوش ہوئے ہوں کہ ان کے اوپر سے ٹیکسوں کی بھرمار اور ٹیکسوں کا بوجھ, مہنگائی, بے روزگاری جو ہے وہ کبھی کم ہوئی ہو. میرا تو خیال نہیں ہے, میرے پورے کیریئر میں ہم نے کبھی کوئی ایسا بجٹ نہیں دیکھا. بلکہ بجٹ آنے سے پہلے کئی سیکٹرز جو ہیں نا وہ کانپ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں بجٹ کے اندر کیا نئی چیزیں آنی ہیں. اب اس بجٹ میں جو ایک اہم چیز آ رہی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت نا کیش کا جو کاروبار ہے نا, کاروباری لین دین میں کیش, اس کو کم از کم کرنا چاہتی ہے. اور یہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہو رہا ہے کہ آپ جتنا زیادہ تھرو بینک اور الیکٹرانک منی جو ہے اس کی ٹرانزیکشن کریں گے, لوگوں کا سورس آف انکم پتہ چلے گا, لوگوں کے پاس دولت کا پتہ چلے گا, اس کے اوپر ٹیکس لگائیں. یعنی نئے ٹیکس گزار تو نہیں ملے, ٹیکس نیٹ تو نہیں بڑھا, لیکن جو کام اس وقت پاکستان کے اندر لین دین کا ہو رہا ہے, آئی ایم ایف نے کہا جی آپ نے نئے ٹیکس والے بندے تو نکالے نہیں ہیں, نہ آپ نے تاجروں سے صحیح طرح ٹیکس لے سکے. اب آپ ایسے کریں کہ جن کی گردن پہلے ہی پکڑی ہوئی ہے نا, انہی کو ہی دوبارہ جو ہے ان کی رسی ٹائٹ کر دیں. جیسے جو تنخواہ دار طبقہ ہے بھئی اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی ریلیف نہیں ملے گا. بھئی بات یہ ہے کہ وہ ٹیکس جو ہے نا وہ کم, اور اگر زیادہ اگر وہ برابر پرانا بھی رہتا ہے تو وہ بھی تنخواہ دار طبقہ تو پہلے ہی رو رہا ہے کہ ہمارے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے. اور یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید اس بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو کچھ ریلیف مل سکے, لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے. حامد المشرقی صاحب, کیا یہ اس چیز کی وجوہات ہیں کہ جب بھی بجٹ آتا ہے عام آدمی یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے کیا ریلیف ہے, لیکن جس طرح سے واگا صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی عوام دوست بجٹ پیش کیا جا سکا ہو, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے بڑی اہم بات ہے وہ یہ کہ پاکستان میں جتنے بھی بجٹ پیش کیا جاتا ہے اس کے اندر صرف پاکستان میں انڈائریکٹ ٹیکس کے اوپر زور ہے, ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر زور نہیں. پوری دنیا کے اندر جو کنزیومر پروڈکٹ ہے یا جو ریٹیلر ہے اس کے اوپر ایک ڈائریکٹ ٹیکس کا نظام ہوتا ہے جس سے ٹیکس نیٹ بڑھتا ہے, جس سے آپ کو ایگزیکٹ اپنی انفلیشن اور آپ کو اپنی سرکولیشن آف منی کا پتہ چلتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جرات مندانہ اقدام ہوتا ہے. ہر حکومت اپنی سیاسی
सियासी कंप्रोमाइज़ की वजह से, अपने बहुत सारी अपनी करप्शन कंप्रोमाइज़ की वजह से वो सख्त फैसले नहीं करती, बल्कि वही बात है कि वो चंद लाख लोग जो टैक्स नेट में फंसे हुए हैं उनके ऊपर ही मजीद दबाव डाला जाता है, तनख्वाहदार तबके पर दबाव डाला जाता है, जबकि डायरेक्ट ताजर हो, कार मिल ओनर हो या बहुत बहुत बड़ा जागीरदार हो, छोटे जागीरदार पे तो टैक्स मैं समझता हूँ जुल्म होगा, लेकिन बड़े जागीरदार के ऊपर हो सकता है। लेकिन इस सारी सूरत के अंदर जो अहम बात है जवेरिया, वो है विल ऑफ द गवर्नमेंट। मसला ये है कि आज हुकूमत अगर फैसला कर ले कि हमने अपना सियासी कैपिटल नहीं गेन करना, बल्कि हमने कोशिश करनी है कि एक बार टैक्सेशन में डायरेक्ट टैक्स के ऊपर काम करें, तो यही वो वाहिद सूरत हाल है जिसके तहत पाकिस्तान में टैक्स नेट बेहतर हो सकता है, अवाम को रिलीफ मिल सकता है। अवाम को रिलीफ क्या मिलना है? 4 दिन पहले पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई, जब कम हो रही थी तो कह दिया गया कि बलूचिस्तान के अवाम को रिलीफ देने के लिए हम कीमतें कम नहीं कर रहे, जब बढ़ने की बात आई, डॉलर का डिफरेंस आया तो आपने पेट्रोल बढ़ा दिया। तो ये तो बजट से पहले ही अवाम पर बोझ डल जाता है। तो मेरा ख्याल ये है कि हुकूमतें बहरहाल IMF की डायरेक्शंस और अपने लल्ले तलल्ले और अपने खर्चे पूरे करने के लिए अवाम को कभी रिलीफ नहीं देती हैं। ठीक है, और आने वाले बजट में भी ऐसा लग रहा है कि अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा बम जो है वो शायद गिरने वाला है। वाक़ई साहब, अभी मैं ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रूर आपकी बात जो है वो हम सुनते हैं। नाज़रीन, ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। समड़ियाल ज़िमनी इलेक्शन की बात करते हैं। आपको बताते चलें कि ये है PP 52 सियालकोट, जहाँ पे ज़िमनी इंतखाब हुआ। यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के MP अरशद जावेद वड़ाइच की वफ़ात के बाद ये नशिस्त खाली हुई थी। यहाँ पे इंतखाब हुआ और मुस्लिम लीग नून की ही हिना अरशद वड़ाइच ने 78,419 वोट लेकर कामयाबी अपने नाम की। कामयाबी तो मुस्लिम लीग नून के नाम हो गई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धांधली का शोर मचाया। उन्होंने कहा कि पहले भी ऐसा ही हुआ था। इस हलके की स्पेसिफिक उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि अब भी यहाँ पे धांधली हुई है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि पीपल्स पार्टी ने भी उनका साथ दिया और पीपल्स पार्टी ने भी नाराज़गी का इजहार किया। आदिल साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पे समड़ियाल में जो ज़िमनी इंतखाब हुआ, आखिर इसकी एक्चुअल स्टोरी है क्या, ऑन ग्राउंड क्या हुआ? क्योंकि पीपल्स पार्टी भी नाराज़ नज़र आ रही है और PTI तो धांधली का शोर कर ही रही है, और नून लीग ये कह रही है कि अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता तो फिर आप इस प्लानट को छोड़ के आप मरीख पे चले जाएँ, क्योंकि हमेशा आपके यही गिले रहते हैं। देखिए, पाकिस्तान की जो इंतखाबी सियासत है उसमें तो इसी तरह होता है, जो हारने वाला होता है वो धांधली का इल्ज़ाम लगाता है और जीतने वाला जो है वो कामयाबी के लिए जो है वो शादियाने बजाता है। जी, अब आप यहाँ पे देखें कि जो हिना अरशद वड़ाइच साहबा हैं, वो उनकी साहबजादी हैं अरशद जावेद साहब की, और ऑलरेडी ये मुस्लिम लीग नून की ही सीट थी जो उन्होंने दोबारा उसको हासिल किया है यहाँ पर। और डिफरेंस ये है कि 78,000 नून के पास थे और 39 जो है वो तहरीक इंसाफ को मिले, और पीपल्स पार्टी को सिर्फ 6,000 वोट वहाँ मिला है। यानी कि अगर आप इनसे पहले जो उम्मीदवार हैं उनका कंपैरिजन पीपल्स पार्टी के साथ करें तो पीपल्स पार्टी का तो वहाँ पे शोर में जाने का जो है वो लगता ही नहीं है। वो तो मैदान में रिंग में थी नहीं। मुकाबला तो सिर्फ 2 फरीकों के दरमियान ही था कि वो पीपल्स जो है तहरीक इंसाफ और जो है मुस्लिम लीग नून। और फिर आपको पता है कि जो पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत है उसमें अगर आपकी सूबाई हुकूमत है तो आपको बहुत बड़ा एज हासिल होता है, क्योंकि इंतज़ामिया, पुलिस, उसकी आपको सपोर्ट हासिल होती है। आप अपने मुखालिफ उम्मीदवारों के ऊपर जो है वो आपको एक एज हासिल होता है। तो यहाँ पर इससे सियालकोट के अंदर हमेशा जब भी ज़िमनी इलेक्शन हुआ वो कंट्रोवर्शियल इसलिए हुआ है कि पीपल्स जो तहरीक इंसाफ के दौर में भी एक सियालकोट इलेक्शन हुआ था जिसमें 22 के करीब जो है वो रिटर्निंग अफसरों को उठा लिया गया था। वो उसमें उस वक्त जो है तहरीक इंसाफ की पंजाब में भी हुकूमत थी और वफाक में भी हुकूमत थी। उसके बावजूद जो है तहरीक इंसाफ वहाँ पर इलेक्शन हार गई थी और फिर वो मामला आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था, जिसमें जो है दोबारा इलेक्शन वहाँ पर फिर करवाया गया। जो है वो मुस्लिम लीग नून का जो वहाँ पर बयानिया था वो कामयाब हो गया था। तो वक्त और हालात के साथ देखा जाए तो मेरा तो ख्याल है कि कोई ऐसा जो है उसमें कोई बड़ी धांधली नहीं हुई है, लेकिन पॉलिटिकल जमातों का ये जो है वो एक दस्तूर है
कि जब भी वो अपने वोटर को खुश करने के लिए जब वो इलेक्शन हार जाते तो फिर वो इसी तरह का एक बयानिया बनाने की और वही रविश और वही रवैया हमें अभी भी नजर आया। वाक़ई जारी हो साहब, गया बस। आप किस तरह से देख रहे हैं समड़ियाल में जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ, पीटीआई भी धांधली का शोर मचा रही है, पीपल्स पार्टी भी नाराज़ नजर आ रही है, गो कि पीपल्स पार्टी ने बहुत कम वोट वहाँ पे हासिल किया, मुकाबला पीटीआई और नून लीग के दरमियान था। नून लीग के जिन शख्स का इंतकाल हुआ था उनकी साहबजादी ने ये इलेक्शन जीत लिया है। किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? देखिए, एक बात तो ये है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसकी पहले सीट हो और दूसरी बार भी उसी की ही सीट रहे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलेक्शंस हुए हैं जिनमें पहले सीट किसी और पार्टी की थी, ज़िमनी इलेक्शन में या नेशनल इलेक्शन में वहाँ रिजल्ट्स जो हैं वो मुख्तलिफ आते रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख गवाह है। मेरा ख्याल है कि हमारे इस डिस्कशन में हमें इस चीज़ को भी शामिल करना चाहिए कि आखिर वो कौन सा तरीका हो जिसके ज़रिए ये वाले जो धांधली के इल्ज़ामात हैं, जब से पाकिस्तान बना है जो पार्टी जीतती है वो कहती है जी इलेक्शन ठीक हुआ है, जो हार जाती है वो कहती है जी धांधली हो गई है। तो पूरी दुनिया के अंदर हमारे इलेक्शंस पर उंगलियां उठती हैं, हम बदनाम हो रहे हैं कि हमारी जो डेमोक्रेसी है शायद उसमें कहीं ना कहीं जालसाजी है, और ये चीज़ कोई नेकनामी नहीं है पाकिस्तान के लिए। बात यह है कि ऐसे दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, लोगों के पास कितने नए जदीद तरीके आ गए हैं, कंप्यूटर का दौर हो गया भाई, AI का दौर आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, कहाँ से अभी तक हमने ठप्पे लगाने वाला वो तरीका और वोट की वो जो पर्चियां हैं उसको गिनने वाला रखा हुआ है। आप बायोमेट्रिक कर दें, लोग अंगूठे से अपना लगाएं और इस चीज़ को कम से कम 80% वो क्लियर हो जाएगा कि भाई ये बायोमेट्रिक के ज़रिए रिज़ल्ट आए हैं। कंप्यूटर के ज़रिए ये जब काम होगा तो शायद ये धांधली का इल्ज़ाम लगाना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपने देखा कोई भी हुकूमत इस जानब आने को तैयार नहीं है, यानी फेयर इलेक्शन। अब देखिए, एक जो बयान आया कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के बावजूद, और तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो मुद्दत मुलाजमत है उस पर एतराज़ किया है, उस पर सवालात उठा दिए हैं। हामिद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ठीक है, एक जानिब हमेशा से हमने देखा कि वो शोर मचाती है, जो भी पार्टी हारती है वो शोर तो मचाती है, लेकिन ये तो वैलिड है कि वो जो मुद्दत मुलाजमत के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वो एहतजाज अपना रिकॉर्ड करा रहे हैं। देखिए जवेरिया, मतलब बड़ी बदकिस्मती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो मामला है वो कितने महीनों से वहीं तातुल का शिकार है, उसके ऊपर आइन के वाजे ऑर्डर्स हैं और उसके ऊपर कोई अमल नहीं हो रहा। बदकिस्मती से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खिलाफ आइन हो रही हैं, जिसकी वजह से जमहूरियत की साख खराब हो रही है। और मैं आपको बताऊं, ये इलेक्शन समड़ियाल का एक MPA का इलेक्शन है, लेकिन हुकूमत ने इसको अपनी हार अनार का मसला बना लिया और इसके ऊपर सारा कुछ जोर लगा दिया। बदकिस्मती ये है कि मैं जब युस्मा बुखारी साहिबा का ये बयान पढ़ता हूँ कि जी आप मरीख पे चले जाएं, गोया कि आप ये इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि आपको भी जो यहाँ मैंडेट मिला हुआ है वो इस सियारे से तो नहीं मिला हुआ, वो कहीं और से ही मिला हुआ है। मेरा ख्याल ये है कि आज जितनी ज्यादा मुल्क को सियासी मुफाहमत की जरूरत है, आज जितनी ज्यादा इसी की जरूरत है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करें, और अगर एक दूसरे की पॉपुलैरिटी है तो उसका एहतराम करें, बजाय इसके कि आप कोई भी इलेक्शन हो उसके अंदर आप अपनी रियासती मशीनरी इस्तेमाल करें, सारा कुछ करें और उसके बाद फिर सवालात तो खड़े होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। आज हुकूमत को भी और सबको सोचना होगा कि क्या इस तरह के इलेक्शंस के बाद अवाम का इलेक्शन पर एतमाद रहेगा। देखें, ये एक सीट की बात नहीं है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कानूनी हैसियत की बात है। ये उस इलेक्शन के ROs और जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं और जो तमाम अमला है उसकी साख की बात है। और सबसे बढ़कर ये कि अवाम का जो वोट के ऊपर एतमाद है वो अगर दिन ब दिन कम होता जाएगा तो आप बताइए कि जमहूरियत का मुस्तकबिल क्या होगा। मेरा ख्याल ये है कि आज जहां पर हम खड़े हैं, आज जरूरत है, मैं बार बार कह रहा हूं कि एक सियासी मुफाहमत की, जहां हमने अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी जंग सियासी मुफाहमत की हमें ज़रूरत है, ये तो हम 12 अपने प्रोग्राम में बात कर चुके हैं। लेकिन आदिल साहब, अगर हम PTI की बात करें तो एहतजाजी सियासत का हमेशा वो प्रचार करते हैं और वो उसको सपोर्ट भी करते हैं। आपको लगता है कि ये जो एक ऐलान उन्होंने किया हुआ है कि हम सड़कों पे आएंगे, ये इलेक्शन का होना, ज़िमनी इंतखाब का होना और उसमें फिर उनका धांधली का शोर, ये भी ऐड ऑन करेंगे वो अपनी एहतजाजी सियासत में? और वो जो ऐलान उन्होंने किया है कि लाही अमल हमने बना लिया है, ऐलान तारीख हम बाद में देंगे, जो वो सड़कों पर आना चाह रहे हैं, एहतजाजी सियासत करना चाह रहे हैं?
देखिए, मैं इस पे पहले एक बात कहूंगा कि जो इलेक्शन है वो तो अमेरिका में भी कंट्रोवर्शियल है। जब ट्रंप पहली दफ़ा आए थे तो तब ये था कि उनकी मशीनें हैक हो गई, वहाँ पर लेटेस्ट सिस्टम है उसके। इस दफ़ा भी जो इलेक्शन के ऊपर इल्ज़ाम लगे, पिछली दफ़ा भी इल्ज़ाम लगे, बुश जूनियर जब इलेक्शन लड़ रहे थे उस वक्त भी इल्ज़ाम लगे। इंडिया के अंदर भी आपको इसी तरह की सूरत हाल नज़र आती है कि वहाँ पर मशीनों के ऊपर इलेक्शन होता है लेकिन उसके ऊपर भी सवालिया निशान होता है। ये हमारा एक जिसे कहते हैं कि पॉलिटिकल माइंडसेट है, कल्चर है कि हमने ये इस तरह से जो है वो इलेक्शन जीत के ऑन नहीं करना कि हम हार गए कि जीत गए, जो भी है। और जहाँ तक तहरीक इंसाफ के एहतजाज की बात है, देखिए जैसे मैंने पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि तहरीक इंसाफ जो है वो हमेशा जो है वो गलत टाइम पर गलत फैसला करती है। इस वक्त वो कोशिश ये कर रही है कि उनको जो है वो सिस्टम में दोबारा लूप में लिया जाए। उसने पहले बहुत सारे ऐसे मौके हैं जिसके ऊपर उसने बातचीत के जो है वो दरवाजे जो है वो बंद किए हैं। बहुत अच्छे मौका था, वो रिलीफ ले सकते थे, वो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मानी, एहतजाज किया और फिर उसके नताइज जो है बहुत सारे जो है जिस तरह के निकले वो आपको सबको पता है। और फिर ये बात यह है कि अभी अमरीकी वफ्द जो तहरीक इंसाफ के कारकुनों का वफ्द है वो आया, उनमें से बहुत सारे लोगों की मैंने गुफ्तगू सुनी है, उनका कहना है वो खुद इस चीज़ के ऊपर कायल है कि जो मसाइल हैं वो तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद हैं। यानी कि बाहर जो उनका ब्रिगेड है, जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है, वो जिस किस्म की इल्ज़ाम तराशियाँ करता है, जिस तरह के माहौल पैदा करता है, वो है तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो मसाइल है उसकी सबसे बड़ी वजह। तो तहरीक इंसाफ के अपने लोग जब इस चीज़ को समझते हैं तो फिर ये बात तो इमरान खान के समझने वाली है कि उसको किस तरह से चीज़ों को आगे लेके जाना है। एक तरफ आप बात करते हैं कि आपने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, दूसरी तरफ जो है बिल्कुल ऐसे ही एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट से बात, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि रिटेलिएट कर रहे हैं और एहतजाजी सियासत की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये उनका अपना रवैया है, अपनी रविश है। वाक़ई साहब, समड़ियाल इंतखाब में मुस्लिम लीग नून की जीत आप किस तरह से इसको रीड कर रहे हैं? ये मरियम नवाज़ की परफॉर्मेंस की वजह से हुई है या इस वजह से ये जीत यकीनी बनाई गई है क्योंकि सूबाई हुकूमत उनकी है तो उन्होंने सपोर्ट किया है वहाँ पे? देखिए, ये बात तो रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है कि वहाँ पे उनकी जो हुकूमत है, सूबाई हुकूमत, वो उसकी बड़ी ग्रिप है और कोई भी ज़िमनी इलेक्शन जीतने के लिए अगर सूबाई हुकूमत आपके साथ है तो आपको उसकी बहुत बड़ी सपोर्ट मिल सकती है। और पूरे जो नतायज हैं वो कोई भी पार्टी हो, मैं नून लीग की बात नहीं, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, ये हमेशा से होता रहा है कि सूबाई हुकूमत जो है वो उसमें अपना भाई इलेक्शन करवा ही वो रहे होते हैं। भाई मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि ये कौन सा पाकिस्तान का जो कानून बनाया गया है कि अगर कोई शख्स रिटायर होने वाला है, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात कर रहा हूं कि वो तब तक रहेगा जब तक वहां नया बंदा नहीं आ जाता। इससे बड़ा काला कानून क्या हो सकता है? क्या वो अचानक रिटायर हुआ है? भाई उसकी रिटायरमेंट का तो कई साल पहले पता होता है, कई महीने पहले पता होता है। आप एक नए बंदे का डिसीजन कर लें कि इसकी जगह ये बंदा आएगा। अच्छा, पाकिस्तान के बाकी सरकारी मुलाजमतों में ऐसा नहीं होता, हर जगह पे बंदा जो है वो रिटायर होकर चला जाता है और उसकी जगह नया बंदा आ जाता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो इस तरह की बहुत अहम पोस्टिंग्स हैं, बहुत अहम जगह हैं, वहां पे ये कानून अब आ गया है कि जी जब तक नया बंदा नहीं आएगा पुराना बंदा वहां से नहीं जाएगा। भाई ये कौन सा तरीका है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वैलेंटाइन घर भेजना चाहिए था इनको, ताकि लोगों को उन पे ये इतराज ना होता और इलेक्शन फेयर एंड फ्री कहलाता कि जी देखें अब बिल्कुल सही चीफ इलेक्शन कमिश्नर नया आया। तो फिर शक्को शुबात तो सिस्टम खुद पैदा करता है ना, दूसरों को आप मौका ही ना दें। तो बात ये कि किसी भी इलेक्शन को फेयर या अनफेयर कहना, मेरा ख्याल है वहां की पब्लिक को ज्यादा पता होता है, जो लोग ऑन ग्राउंड होते हैं उनको पता होता है कि अंदर हुआ क्या है। बिल्कुल हामिद साहब, अगर हम सुबह पंजाब की बात करें और हम मरियम नवाज शरीफ की बात करें, उनके परफॉर्मेंस की बात करें, आपको लगता है कि वो ऐसी लेगेसी बना रही हैं कि उनको याद रखा जाएगा या उनके जो काम है अवाम में वाकई उन्हें इतनी मकबूलियत मिल रही है कि ये जो इंतखाब है, इंतखाबात अभी ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, इसमें भी जीत यकीनी मुस्लिम लीग नून की बनाई गई है। आप मरियम नवाज की परफॉर्मेंस को सुबह पंजाब में किस तरह से देख रहे हैं?
देखिए, इससे कोई शक नहीं है कि मरियम नवाज़ पूरी कोशिश कर रही हैं, एफ़र्ट कर रही हैं, परफ़ॉर्मेंस देने की कोशिश कर रही हैं और उसमें काफ़ी कामयाबी हो रही है। लेकिन वहीं पर असल में मसला आ रहा है पीटीआई की मौजूदा जो ग्राउंड रियलिटी की जो मकबूलियत है, उसको दूसरे तरीकों से ख़त्म करने का बेहतरीन तरीका जो है वो बहरहाल परफॉर्मेंस ही है। मरियम नवाज़ जो कोशिश कर रही हैं उसको मुस्लिम लीग नून को और हुकूमत को अगर उसी पैटर्न पे चलेगी तो मेरा ख्याल है कि उसको दोबारा से पब्लिक पॉपुलैरिटी मिल जाएगी और बेहतरी आएगी। लेकिन अगर आप जब इस तरह के इलेक्शन होते हैं और उस पर सवालात खड़े हो जाते हैं, मैं ये समझता हूँ कि शायद अगर फेयर इलेक्शन हो और अगर आप सीट लूज भी कर जाएं, जो कि पीटीआई अपने दौर में तकरीबन सारे ही ज़िमनी इलेक्शन हारती रही, उससे हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर हुकूमत के अंदर ये हिम्मत और हौसला हो कि वो तनकीद भी बर्दाश्त कर सकती है। अगर आपके मरियम नवाज़ अगर पूरी कोशिश कर रही हैं कि जी मैं मनसूबों के ज़रिए मैं कुछ अच्छे इक़दाम के ज़रिए अवाम में एतमाद बहाल करूँ, वहीं पर उज़मा बुखारी और दूसरे जो वज़रा हैं वो इस तरह के बयानात देकर एक पब्लिक के अंदर जो है वो अनरेस्ट, पब्लिक के अंदर एक नापसंदीदगी का इजहार होता है। इसको देखना होगा मरियम नवाज को कि अपनी कैबिनेट के अंदर बेहतरियां लाने की जरूरत है और उसके साथ साथ फिर आवाम ठीक है, यानी अपनी परफॉर्मेंस के साथ साथ जो एक प्लानिंग है उसको भी बेहतर करने की ज़रूरत है और पूरी टीम का एक पेज पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इंटरनेशनल स्टोरी को डिस्कस करेंगे। रूस यूक्रेन जंग, जो यूक्रेन ने हमला किया है रूस पे, क्या उसके मुहर्रकात हो सकते हैं, जानेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। रूस यूक्रेन जंग की बात करें, आपको बताएं कि यूक्रेन ने रूस के मुतअद्दिद फ़ज़ाई अड्डों पर किए गए जो ड्रोन हमले थे, 40 से ज़ायद रूसी बमबार तैयारों को निशाना बनाने का दावा किया है। इस ऑपरेशन को स्पाइडर वेब का नाम दिया गया है। लकड़ी के डब्बे और 117 ड्रोन ट्रकों पर रूस स्मगल करके यूक्रेन ने रूसी जंगी तैयारों को निशाना बनाया। इसकी निगरानी खुद यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि ये हमले हमने किए हैं क्योंकि यूक्रेन अपना दिफा कर रहा था। और ये भी कहा जा रहा है कि 1.5 साल मनसूबाबंदी की गई, उसके बाद ये हमले किए गए हैं। आदिल साहब, ये हमले ऐसे वक्त पे किए गए हैं जब रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी की कोशिशें भी जारी थी। सबसे पहले तो ये जो हमला किया गया 1.5 साल जिसकी मनसूबाबंदी की गई, ये किस तरह से आप देख रहे हैं और क्या पैगाम दिया है यूक्रेन ने रूस को? देखिए, आज पीस टॉक थी टर्की में और दोनों फ्रीकैन ने जो है अपने अपने मेमोरेंडम जो है वो शेयर किए हैं और उसमें रशिया ने बिल्कुल गैर मशरूत तौर पर जो जंगबंदी की पेशकश है वो मुस्तरद कर दी है। और यूक्रेन का ये जो हमला है ये बेसिकली इस चीज़ का पैगाम है और अमेरिका और रशिया को शटअप कॉल है। जो इंटरनेशनल पावर पॉलिटिक्स है उसमें जो तकसीम है वो बिल्कुल क्लैरिटी उसमें जो आ गई है कि यूरोप जो है वो बिल्कुल एक साइड पर खड़ा है और अमेरिका जो है वो दूसरी साइड पे खड़ा है। और आप ये देखें कि गज़ा और फ़लस्तीन के मसले के अंदर भी जो अमेरिकी पॉलिसी के अगेंस्ट जो यूरोप के मुल्क हैं वो बिल्कुल जो है वो इसराइल को इस मामले के ऊपर जो है वो रिलीफ देने को तैयार नहीं है। तो ये एक जो दोनों इत्तेहादी थे, नेटो और अमेरिका, अब वो दो आमने सामने जो है वो इस जंग के बाद जो है वो खड़े हो गए और यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में ये सूरत हाल ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है अगर रशिया की तरफ से इसका कोई भरपूर जवाब दिया गया। तो जो क्राइसिस हम मशरिक़ वस्ता में देख रहे हैं अब वो हमें दूसरी तरफ यूरोप और जो है वो रशिया के अंदर भी इसी तरह का एक क्राइसिस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बढ़ता हुआ क्राइसिस नजर आ रहा है। बागा साहब, ट्रंप की अगर हम बात करें तो ट्रंप ये जंग रुकवाने में कामयाब नज़र नहीं आ रहे, हालांकि बड़ी बड़ी उन्होंने बातें की थी जंगबंदी के हवाले से। मेरा तो ख्याल है ये सारी उनकी नीयत पे डिपेंड करता है। सदर ट्रंप जो है वो ये जंग रुकवाने में अगर संजीदा होते तो ये जंग यकीनी तौर पे रुक चुकी होती। लेकिन आप ये देखें कि यूक्रेन ने इतनी तवील अरसे से इस हमले की तैयारी की और इतने टेक्निकल तरीके से तैयारी की कि वो जो लकड़ी के डिब्बों के अंदर सारे ड्रोन्स थे वो एक ऐसी लकड़ी से बनाए गए थे जो किसी भी ऊपर से सैटेलाइट या उनके किसी डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक या
किसी भी दूसरे निज़ाम के ज़रिए डिटेक्ट नहीं हो सकते बिल्कुल थे। ऐसा ही है। लगता ऐसे था कि खाली ट्रक जा रहे हैं, यानी रशिया की जो भी एजेंसीज थी, जो भी लोग उसको मॉनिटर कर रहे थे, उनके ये वहमो गुमान में भी नहीं था। अब हुआ टेक्निकली क्या कि ये ट्रक जो है ये रशिया की सरहद के करीब तरीन पहुंच गए, क्योंकि अगर वो दूर से ड्रोन आ रहे होते तो उनके रेडार में आ जाने थे। अब उन्होंने ये ड्रोन्स इस्तेमाल ही उस वक्त किए जैसे ही वो ट्रक उनकी सरहद के करीब पहुंचे तो एकदम डब्बे उन्होंने खोले और वहां से वो ड्रोन्स जो थे वो एकदम उड़ गए और उन्होंने फौरी तौर पर हमला कर दिया रशिया के एयर जो उनके जो मुख्तलिफ हवाई अड्डे थे इन पर। अगर ये बहुत ही टेक्निकल प्लानिंग थी यूक्रेन की, जिसमें यूक्रेन मुकम्मल तौर पर कामयाब हुआ और रूस का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसका वो बहुत बड़ा सोच भी नहीं सकते थे। वीडियो भी सामने आ चुकी है और ये कहा जा रहा है रशिया की तरफ से कि ये हमने अपने डिफेंस में किया है और इसकी प्लानिंग बहुत अरसे से हो रही थी और बड़ी प्लानिंग से ये सारा ऑपरेशन किया गया है, जिसको ऑपरेशन स्पाइडर वेब का नाम दिया गया है। हामिद साहब, अब आपको लगता है कि रिटेलिएट किया जाएगा दूसरी तरफ से और बहुत बुरे और वर्स्ट असरात हो सकते हैं इसके? जी जवेरिया, बिल्कुल ये जो मकड़ी के जाल के नाम से ऑपरेशन किया गया, इसकी वजह से पहली बार जो रशिया है उसको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है यूक्रेन जंग से। और सबसे बड़ी बात ये कि पूरे खित्ते के अंदर अब बहुत बड़ी जंग का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चंद दिन पहले रशिया ने बहुत बड़ा अटैक किया, उसके बाद अब ये ज़ेलेंस्की की जानिब से ये जो अटैक हुआ है इसने एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन खड़ी कर दी है। वो जो तमाम इम्कानात थे जंग के ख़त्म होने के, चाहे वो इस्तांबुल में मुज़ाकरात हों, चाहे वो सऊदी अरब रियाद में मुज़ाकरात हों या उससे पहले की कोशिशें हों, अब वो सारी कोशिशें जो हैं उन पर पानी फिरता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं सेंस को प्रिवेल करना होगा इससे पहले कि रशिया की तरफ से कोई बहुत बड़ी इंतकामी या बहुत बड़ी जवाबी कार्रवाई हो, क्योंकि यूरोप के अंदर आज इंग्लैंड ने अपना दिफाई बजट और अपना जो जंगी हालत की जो स्टेटस है उसको बढ़ा दिया है, यानी खतरा है यानी यूक्रेन की जानिब से जो हमला किया गया इसने एक अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर दी है और अगर दूसरी तरफ से भी इसका जवाब दिया जाता है तो पूरा जो खित्ता है उस पे इसके असरात मुरतब होंगे और जंग ख़त्म होने के जो इम्कानात थे उन पे भी पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।